मंगलसूत्र लौटाने वाली चुड़ैल। मैं कहती हूँ मेरे पास मत आना, दूर रहो मुझसे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, विनती करती हूँ तुमसे, मत छीनो मुझसे मेरा मंगलसूत्र। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे यहाँ से। जितना चीखना चिल्लाना है चिल्ला ले, क्योंकि इस रात के अंधेरे में यहाँ तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। तूने मुझे ना बोलकर बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सजा तुझे मिलकर रहेगी। गुस्से में बौखलाई चुड़ैल इतना बोलते ही उस औरत के गले से मंगलसूत्र छीन लेती है और चाकू से गला काटकर उसे मार देती है और बोलती है, मुझे ना सुनना पसंद नहीं, और जिसने भी मुझे ना बोला वो आज तक दुनिया में जिंदा नहीं बचा। इतना बोलकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। ऐसे ही एक रात जया और सुषमा पनघट पर मटके में पानी भर रही होती हैं कि तभी वहां पर मंगलसूत्र लूटने वाली चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर वो दोनों डर जाती हैं और डरते हुए बोलती हैं, हे भगवान, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अब ये हमें मार डालेगी। अगर जान बचानी है तो भाग सुषमा। हाँ हाँ, सही कहती हो जया, चल भागते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। तभी चुड़ैल उड़कर उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, तुम इंसान अपने छोटे छोटे कदमों से मुझसे बचकर कहाँ तक भागोगी? अगर तुम दोनों को अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप से अपना मंगलसूत्र मुझे दे दो, नहीं तो मारी जाओगी। ये मंगलसूत्र मेरे सुहाग की निशानी है, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं इसे तुम्हें नहीं लेने दूंगी। हाँ, हम इसे तुम्हें कभी नहीं देंगे। ठीक है, फिर मरना तो तुम दोनों का वैसे भी तय है, लेकिन अगर मंगलसूत्र दे दिया तो मैं तुम दोनों पर थोड़ा रहम करती, पर अब मैं तुम दोनों को ऐसे तड़पा तड़पा कर मारूंगी जिससे तुम्हारी रूहें तक कांप उठेंगी। इतना बोलते ही चुड़ैल जया और सुषमा के गले से मंगलसूत्र छीन लेती है और उन दोनों के गले में रस्सी बांधकर उन्हें कुएं में लटका देती है और दम घुटने की वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। जिसके बाद से हर रात चुड़ैल गांव के अंदर मंगलसूत्र पहनने वाली औरतों को मारने लगती है। ऐसे ही एक रात की बात है। उस रात प्रीता अपने पति वैभव के साथ कार में बैठकर जंगल के रास्ते से गांव जा रही थी कि तभी वैभव बोलता है, कितने समय बाद मैं गांव जा रहा हूँ और साथ ही माँ के लिए तोहफे में उनकी बहू को लेकर जा रहा हूँ। तुम देखना प्रीता, माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। और नाराज हो गई तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम भी ना प्रीता, कैसी बातें करती हो। तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं उन्हें मना लूंगा। दोनों बात करते हुए गांव की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनकी कार खराब हो जाती है और वैभव बोलता है, ओह शिट यार, कार खराब हो गई प्रीता, अब हमें पैदल ही आगे जाना होगा, बस थोड़ी दूरी पर गांव है। कोई बात नहीं वैभव, चलो पैदल ही चलते हैं, इसी बहाने हम दोनों का नाइट वॉक हो जाएगा। जिसके बाद वो दोनों कार से नीचे उतरकर पैदल चलने लगते हैं। तभी उनके सामने मंगलसूत्र लूटने वाली चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, मिल गया मुझे एक और मंगलसूत्र। ये लड़की, ये मंगलसूत्र मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी। चुड़ैल को देखकर उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पहले तो प्रीता डर जाती है, लेकिन फिर हिम्मत करके बोलती है, कौन हो तुम और तुम्हें मेरा ये मंगलसूत्र क्यों चाहिए? ज्यादा सवाल मत कर, जितना बोला है उतना कर, नहीं तो सभी लोगों की तरह मैं तेरा भी पत्ता काट दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें अपना मंगलसूत्र दे दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तू जानना चाहती है तो सुन। सोनपुर गांव में सुनैना अपने पति सुमित के साथ रहती थी। उन दोनों की नई नई शादी हुई थी, लेकिन शादी के 2 हफ्ते बाद ही उसके पति सुमित का ट्रांसफर दूसरे गांव में हो गया, जिसके बाद उन दोनों को वहां जाना पड़ा। अपने परिवार से दूर अनजान लोगों के बीच वे दोनों रहने लगते हैं। एक दिन सुनैना जब बाजार से सब्जी खरीदकर घर लौट रही थी कि तभी एक ट्रक वाला सुनैना को टक्कर मारने वाला होता है, लेकिन मेनका नाम की लड़की उसका हाथ खींचकर उसे बचा लेती है। आप ठीक तो है ना? कहीं आपको लगी तो नहीं? मैं ठीक हूँ, चलिए मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं घर चली जाऊंगी, मेरा घर पास में ही है, इसमें परेशानी कैसी, मैं आपके पड़ोस में ही रहती हूँ। वैसे मेरा नाम मेनका है, और आपका? मेरा नाम सुनैना है। बहुत प्यारा नाम है आपका, चलिए अब घर चलते हैं। जिसके बाद मेनका सब्जी का थैला अपने हाथ में ले लेती है और सुनैना के साथ उसके घर जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सुमित से होती है। सुमित को देखते ही सुनैना का दिल उस पर आ जाता है। तभी सुमित सुनैना को देखकर बोलता है, क्या हुआ सुनैना तुम्हें? आज मेरा एक्सीडेंट होते होते रह गया, क्योंकि वक्त रहते ही मेनका ने मुझे बचा लिया। शुक्रिया मेनका जी आपका।
इंसानियत के नाते एक इंसान की मदद करना दूसरे इंसान का फर्ज है। बस मैंने वही किया। आप शुक्रिया मत बोलिए। ठीक है, अब मैं अपने घर चलती हूँ। इतना बोलकर मेनका वहाँ से चली जाती है। मेनका की बातों से सुमित इम्प्रेस हो जाता है। इस तरह हर रोज किसी न किसी बहाने से मेनका सुमित से मिलने उसके घर आती और धीरे धीरे उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और फिर एक दिन चोरी चुपके मेनका सुमित के कमरे में घुस जाती है और उसे गले लगाकर बोलती है, तुम सुनैना को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। मैं उसे नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ, इसलिए आज शाम ही हम मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। जिसके बाद सुमित वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कमरे के बाहर खड़ी सुनैना उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है और अंदर जाकर मेनका से बोलती है, डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है और तुम तो अपनी दोस्त का ही घर उजाड़ने पर तुली हो। अब जब तुम्हें सच पता चल ही गया है तो ये भी जान लो कि तुम्हारा पति अब मेरा है और ये मंगलसूत्र भी। इतना बोलते ही मेनका सुनैना के गले से मंगलसूत्र छीनकर वहां से चली जाती है। शाम को सुमित और मेनका शादी करके घर लौटते हैं। ये देख सुनैना रोते हुए खुद को कमरे में बंद कर लेती है और बोलती है, उसने मेरा मंगलसूत्र छीना है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। जिंदा रहकर तो मैं कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मरकर मैं उससे बदला लूंगी। इतना कहकर सुनैना फांसी लगाकर मर जाती है। मैं अपने बदले की भावना में जल रही थी और चुड़ैल बनने के बाद मैंने सबसे पहले मेनका और सुमित को मार डाला, लेकिन उससे भी मेरी नफरत खत्म नहीं हुई, क्योंकि औरत जात से मुझे नफरत होने लगी थी। जिसके बाद मैंने मंगलसूत्र पहने सभी औरतों को मारना शुरू कर दिया। मैं मानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुमने आत्महत्या करके कोई महानता वाला काम नहीं किया। अगर उस दिन तुमने उन दोनों को समझाया होता तो शायद आज तुम भी उनके साथ होती। एक बात और, नफरत को नफरत नहीं प्यार खत्म करता है, और तुम जो ये बेकसूर लोगों को मार रही हो वो बहुत गलत है। ऐसा करना बंद कर दो और यहाँ से चली जाओ। प्रीता की बात सुनकर चुड़ैल को अपने किए पर पछतावा होता है और वो बोलती है, तुमने सही कहा, आज के बाद से मैं किसी भी औरत से उसका मंगलसूत्र नहीं छीनूंगी और ना ही उन्हें जान से मारूंगी। तुमने ये बातें बोलकर मेरी आंखें खोल दी। अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद प्रीता और वैभव भी सही सलामत गांव पहुँच जाते हैं। अरे ये गांव के लोग कहाँ गए? कोई दिख नहीं रहा है। लगता है सभी के सभी पैर पसार कर सो गए हैं। यही सही वक्त है अपना काम करने का। तभी चुड़ैल एक ब्रजेश नाम के आदमी के घर पहुंच जाती है। ब्रजेश अपने घर में बहुत ही आराम से सो रहा था। उसे देखकर चुड़ैल उसके पैर पकड़कर उससे कहती है, हाँ हाँ हाँ, ब्रजेश उठ जा, नहीं तो तेरी मौत हो जाएगी। उठ ब्रजेश उठ। जैसे ब्रजेश नींद से उठकर अपने सामने एक भयानक चुड़ैल को देखता है, वो डर से थर थर कांपने लगता है। जिसके बाद उसके चेहरे पर डर से पसीना टपकने लगता है। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों से ब्रजेश को अपने काबू में करती है। जैसे जैसे चुड़ैल के काबू में आता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसका शरीर हरा पड़ जाता है। तभी चुड़ैल उससे कहती है, जैसे हीरोइन को अपने लिए एक बॉडीगार्ड चाहिए होता है, ऐसे ही मुझे भी नमक चुराने के लिए अपने इस बॉडीगार्ड की जरूरत है। अब से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और मेरे साथ गांव वालों के घर से नमक चुराओगे। चुड़ैल अपने साथ ब्रजेश को गांव के मुखिया के नमक के गोडाउन में ले जाती है। जाओ मेरे गुलाम, मेरा आदेश है कि तुम इस गोडाउन के अंदर से सारा नमक चोरी करके यहाँ से जंगल में मेरी गुफा के अंदर ले आओ। इस गांव में किसी को भी नमक नहीं मिलना चाहिए। मैं यहाँ किसी को भी नमक नहीं खाने दूंगी। चुड़ैल का आदेश सुनकर ब्रजेश सारे के सारे नमक के बोरे गोडाउन से उठाकर जंगल में चुड़ैल की गुफा में रख देता है। जिसके बाद चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। अगले दिन जैसे ही सुबह गांव का मुखिया अपने गोडाउन में नमक लेने के लिए आता है, वहां उसे एक भी बोरा नमक का दिखाई नहीं देता। जिसके बाद मुखिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे ये क्या, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर एक भी नमक का बोरा नहीं है। मेरा लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। आखिर मेरे गोडाउन से नमक चोरी कौन कर सकता है? मुखिया को अपने गांव के कुछ लोगों के ऊपर शक होता है। जिसके बाद मुखिया गांव के अंदर एक पंचायत रखता है और उसमें गांव के उन लोगों को भी बुलाता है जिन पर उसे शक होता है। जिसके बाद मुखिया उन सभी से पूछता है,
देखो मैं तुमसे सीधी तरह से पूछता हूँ, जल्दी से बता दो कि तुम लोगों ने मेरा नमक चोरी करके कहाँ रखा है। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगा। अरे मुखिया जी, ये आप कैसी बात कर रहे हो? हम चिंदी चोर जरूर हैं, लेकिन इतनी बड़ी चोरी कभी नहीं की हमने। और आप बिना सोचे समझे हमारे ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? अगर आपके पास कोई ठोस सबूत है तो बताओ। हाँ मुखिया जी, अरुण सही बोल रहा है। हमने आज तक सिर्फ छोटी मोटी चोरी ही तो की है और इसी में हम अपना गुजारा चला लेते हैं। देखो मुखिया जी, हमारे गांव में हमारी बहुत इज्जत है, इसलिए हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर हमें बदनाम मत करिए। मुखिया के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, जिसके कारण मुखिया सभी को वापस छोड़ देता है और परेशान होकर वापस से अपने गोडाउन में चला जाता है और खुद से बातें करने लगता है। इस गांव में कोई मेरा दुश्मन भी नहीं है जो मेरे साथ ऐसा करेगा, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर इतना सारा नमक कोई कैसे चुरा सकता है, और अगर चुराया भी है तो वो कहां गया। ऐसे ही धीरे धीरे पूरा दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। आधी रात के समय चुड़ैल फिर से गांव में पहुंच जाती है। मुखिया के गोडाउन का नमक तो मैंने चुरा लिया, अब बारी है इस गांव के लोगों की। तभी चुड़ैल ब्रजेश को आवाज लगाने लगती है। ब्रजेश, आ जाओ मेरे पास, आओ, तुम्हें अभी अपना अधूरा काम करना है। ब्रजेश अपने घर में सो रहा था और चुड़ैल की आवाज सुनते ही ब्रजेश चुड़ैल के पास जाने लगता है। जैसे ही ब्रजेश चुड़ैल के पास पहुंचता है, चुड़ैल उससे कहती है, जाओ ब्रजेश, तुम्हें आज गांव के हर एक घर से नमक चुराना है और उसे मेरी गुफा में रखना है। इस गांव में नमक का एक दाना तक नहीं मिलना चाहिए। चुड़ैल की बात सुनने के बाद ब्रजेश गांव के घरों से नमक चोरी करने लगता है। एक एक करके वो गांव के हर एक घर से नमक चोरी करके चुड़ैल की गुफा में रखता है। लेकिन तभी ये सब गांव का एक मोहन नाम का आदमी देख लेता है। मोहन जैसे ये सब देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उरी दादा, तो ये राज है मुखिया के नमक चोरी होने का। ये बात तो मुझे मुखिया को बतानी होगी। अगले दिन सुबह होते ही मोहन फौरन मुखिया के पास जाता है और उन्हें रात के बारे में सब कुछ बता देता है। और फिर चुड़ैल ने ब्रजेश को उसके घर भेज दिया, जिसके बाद चुड़ैल वहां से गायब हो गई। ब्रजेश आपका खास आदमी है, वो भी इसमें मिला हुआ है। जैसे ही मुखिया इस बात को सुनता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद मुखिया अपने साथ कुछ मुश्तंडे लेकर जाता है और ब्रजेश को पिटवाने लगता है। जल्दी जल्दी बता, तू आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? तूने चुड़ैल के साथ मिलकर इस गांव से सारा का सारा नमक चोरी कर लिया है। बता, तूने इतना सारा नमक कहां छुपाया है? अरे मालिक मुझे छोड़ दो। अरे मुझे जाने दो, मैंने कोई नमक नहीं चुराया। मैं तो आपका वफादार कुत्ता हूँ। मैं आपके नमक की कीमत बहुत अच्छे से जानता हूँ। अरे मुझे छोड़ दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अब तो इस बात का पता तांत्रिक बाबा ही बता सकते हैं कि तू सच बोल रहा है या फिर झूठ। चल मेरे साथ, अभी तेरे ऊपर से चुड़ैल का भूत उतारता हूँ। मुखिया ब्रजेश को अपने साथ एक तांत्रिक बाबा के पास ले जाता है, जिसके बाद तांत्रिक बाबा ब्रजेश को देखते हैं और उसे देखने के बाद मुखिया से कहते हैं, इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है। ये तो उस चुड़ैल के कब्जे में था, जिसकी वजह से इसने उसके कहने पर इस गांव का नमक चोरी किया है। तुम्हें इसे मारने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर मारना ही है तो चुड़ैल को खत्म करो, जिसने ये सब किया है। बाबा, मैं उस चुड़ैल को कैसे मारूं? उसे मारने में तो आप ही मेरी मदद कर सकते हो। मुखिया की मदद करने के लिए तांत्रिक बाबा तैयार हो जाते हैं और जैसे ही रात होती है, तांत्रिक बाबा मुखिया के साथ उसके गांव पहुंच जाते हैं और अपनी तंत्र विद्या से चुड़ैल को अपने सामने प्रकट करते हैं। जैसे ही चुड़ैल वहां पर आती है, वो गुस्से से कहती है, मैं जानती थी कि तू मुझे यहाँ बुलाएगा। मुखिया, तुझे क्या लगा कि मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगी? नमक चोरी करने के साथ साथ मैं तुझे भी मार दूंगी। जब तक मैं इसके साथ हूं तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसे मारने के लिए तुझे मेरा सामना करना होगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि तू आखिर ये सब क्यों कर रही है। तांत्रिक के पूछने पर भी चुड़ैल उसको कुछ नहीं बताती, जिसके बाद तांत्रिक उसके ऊपर अपनी भभूति फेंक देता है और चुड़ैल तड़पने लगती है। तभी चुड़ैल तांत्रिक से कहती है, बताती हूँ। कुछ समय पहले मैं इस गांव में रहा करती थी। मैं बहुत गरीब थी। एक दिन मेरा घर का नमक खत्म हो गया था। सोचा मुखिया बहुत ही दयावान है और नमक का बिजनेस करते हैं। अगर थोड़ा सा नमक मांग लूंगी तो वो मुझे मना नहीं करेंगे।
लेकिन उस रात जब मैं गोडाउन पहुंची तो मैंने मुखिया को एक आदमी से बात करते हुए देखा। तुमने नमक में चरस और कोकिंग सही से मिला दी ना? चिंता मत करो साहब, माल एकदम बराबर मिलाया है। इस गांव का कोई भी बच्चा या बूढ़ा इससे बच नहीं पाएगा। तभी मुखिया ने उस आदमी को कुछ पैसे दिए। इसके बाद वो आदमी वहां से चला गया। उस नमक में नशीले पदार्थ थे। जब मैंने इस बात पर विरोध किया तो मुखिया ने मुझे मरवा दिया और मरने के बाद मैं एक भयानक चुड़ैल बन गई। इसीलिए मैं इस गांव का नमक चोरी करके जंगल की एक गुफा में डाल देती हूँ ताकि इस गांव के लोगों को कोई नुकसान न पहुंचे। जैसे ही तांत्रिक ये सुनता है उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, जिसके बाद तांत्रिक चुड़ैल से कहता है, तुमने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस आदमी ने जो घटिया हरकत की है उसकी सजा इसे जरूर मिलेगी, लेकिन अब तुम यहाँ से चली जाओ। मैं खुद इसे इसके किए की सजा जरूर दिलाऊंगा, मेरा विश्वास करो। तांत्रिक की यह बात सुनकर चुड़ैल को बहुत शांति मिलती है, जिसके बाद चुड़ैल गांव छोड़कर वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ तांत्रिक मुखिया को पुलिस के हवाले कर देता है और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाता है। 3 जादुई प्रेग्नेंट चुड़ैल। वो अमावस्या की रात थी। चांद पूरी तरह निकला था। चारों तरफ चांद की रोशनी थी और भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ 3 भयानक प्रेग्नेंट चुड़ैल एक पीपल के पेड़ के ऊपर बैठी हुई थीं। और कब तक हम इस तरह यहाँ अपने शिकार का इंतजार करते रहेंगे? बहुत जोरों की भूख लगी है, चलो गांव से ही अपना शिकार पकड़ कर लाते हैं। नहीं, हमें इंसानों को खाकर अपना पेट नहीं भरना चाहिए। इससे अच्छा होगा कि हम यहाँ के जानवरों को मारकर ही अपना पेट भरें। लेकिन अगर कुछ खाएंगे नहीं तो हमारे पेट में पल रहे बच्चों का क्या होगा? रुको रुको, मुझे उन झाड़ियों में हलचल नजर आ रही है, लगता है कोई जानवर है। तभी एक आदमी के रोने की आवाज आती है। हाय मैं मर गया, अरे कोई मुझे बचाओ, बहुत दर्द हो रहा है, कोई मेरी सहायता करो, अरे कोई तो मेरी मदद करो। अरे ये तो कोई इंसान है, चलो हमें देखना चाहिए आखिर क्या बात है। वो तीनों चुड़ैल चुपके से उस आदमी को देखती हैं। ये आदमी तो जख्मी है। लगता है किसी जानवर ने इसके ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से ये यहाँ जख्मी पड़ा है। चलो इसकी मदद करते हैं। अरे रुको ना, इसको मरने दो। इसके मरते ही हम इसे खा जाएंगे और आज हमारा पेट भी भर जाएगा। पागल हो क्या? मैं तो इसकी मदद करने जा रही हूँ। चुड़ैल तुरंत ही अपना रूप बदलकर उस आदमी के पास जाती है, जिसके बाद बाकी की दोनों चुड़ैल भी अपना रूप बदल लेती हैं और उसकी मदद के लिए जाती हैं। अरे बाबा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह यहाँ जमीन पर क्यों पड़े हो? जैसे ही वो दोनों उस आदमी को उठाने जाती हैं, उन दोनों चुड़ैलों को बहुत तेज करंट लगता है, जिसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाती हैं। कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? हमने तुम्हें छुआ तो हमें करंट क्यों लगा? वो आदमी तुरंत जंगल का देवता बन जाता है, जिसके बाद वो उन तीनों चुड़ैलों से कहता है, मुझे लगा था कि तुम तीनों मिलकर मुझे खा जाओगी, लेकिन तुम तीनों तो मेरी जान बचाने के लिए आ गई। मैं केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, लेकिन तुम तीनों प्रेग्नेंट कैसे हो और चुड़ैल कैसे बनी? तभी वो तीनों रोने लगती हैं और रोते हुए अपनी कहानी बताती हैं। हम तीनों बहनें थीं। हमारी माँ ने हमारी शादी एक ही घर के 3 भाइयों से करवा दी थी। शादी के बाद हम तीनों ने अपने घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी, लेकिन हमारी सास को हम बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि हम गरीब परिवार से थे। हमारी सास हम तीनों पर बहुत अत्याचार करती थी। हम तीनों एक साथ प्रेग्नेंट हुए और एक दिन हम तीनों बहनें रसोई में खाना बना रही थी, तभी अचानक से सिलेंडर फट गया और हम तीनों मर गई। हम चुड़ैल तो बन गई, लेकिन हमने कभी इंसानों को मारकर नहीं खाया। तुम तीनों बहुत अच्छी हो, मैं तुम तीनों से बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तुम तीनों को वरदान देता हूँ कि तुम तीनों की कोख जादुई होगी और जब तुम अपने बच्चे को पैदा करोगी तो वो इंसान का बच्चा होगा और दिन के समय तुम हमेशा इंसानी रूप में रहोगी। जैसे ही सूरज ढलेगा तुम तीनों अपने असली रूप में आ जाओगी।
ये कहकर देवता वहां से गायब हो जाते हैं। तभी दूसरी चुड़ैल अपने पेट पर हाथ धरकर कहती है, अरे अरे, अब हम क्या करें? हमें तो बहुत जोरों से भूख लगी है। मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। उसके इतना कहते ही उनके सामने कई तरीके के पकवान आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो तीनों खाने पर टूट पड़ती हैं और खाना खाकर वो तीनों चुड़ैल पीपल के पेड़ पर जाकर सो जाती हैं। अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज की किरणें उनके ऊपर पड़ती हैं, वो तीनों इंसानी रूप में आ जाती हैं। अरे देखो, हम तो इंसान लग रहे हैं, जैसे कि देवता ने कहा था। अरे बहनों, चलो अपने माता पिता के पास चलते हैं। पता नहीं कैसे होंगे वो लोग। दूसरी चुड़ैल की बात सुनकर वे तीनों अपने माता पिता के घर जाती हैं, लेकिन पहले वो तीनों खिड़की से झांकती हैं, जिसके बाद उन्हें दिखता है कि उनके माता पिता बहुत ही गरीब हो चुके हैं और उनके पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं है। काश मेरे पास ढेर सारा पैसा होता तो मैं अपने माता पिता की मदद करती। उसके इतना कहते ही उसके सामने पैसों का ढेर लग जाता है। अरे वाह, तुम्हारे पेट से तो पैसे निकलते हैं। अब पता नहीं मेरे पेट से क्या निकलेगा। मैं अपने पेट से सोना मांगती हूँ। क्या मुझे ढेर सारा सोना मिलेगा? तीसरी चुड़ैल के इतना कहते ही उसके पेट से ढेर सारे सोने के जेवर निकलने लगते हैं। बहनों, एक काम करते, ये सब हम चुपके से अपने माता पिता के घर में रख देते हैं। वो तीनों चुड़ैल अपने माता पिता के घर में ढेर सारे पैसे और सोना रख देते हैं और वहां से चली जाती हैं। हमें अपनी सास से बदला लेना चाहिए। उसने जो हमारे साथ किया बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो फिर देर किस बात की है? चलो उसे अच्छा सबक सिखाते हैं। वो तीनों चुड़ैल मिलकर अपनी सास उर्मिला के घर जाती हैं, जहां वो देखती हैं कि उसकी सास ने अपने तीनों बेटों की दोबारा से शादी करवा दी, लेकिन उसकी बहुएं उस पर बहुत अत्याचार कर रही होती हैं। अरे बुढ़िया, इतनी बूढ़ी हो गई हो कि तुझसे पोछा तक नहीं लग रहा। देख जरा फर्श कितना गंदा पड़ा है। गुंजन बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आज मुझसे काम नहीं हो रहा, ऊपर से सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। तभी गुंजन उर्मिला को एक जोर की लात मारती है, जिसके बाद उर्मिला को चोट लग जाती है। मुफ्त की रोटियां तुझे यहाँ नहीं मिलेंगी, समझी तू? फटाफट काम कर, उसके बाद खाने के लिए सोचियो। ये सब वो तीनों चुड़ैल दूर खड़ी देखती रहती हैं, जिसके बाद उन्हें उर्मिला पर बहुत दया आती है और वो उर्मिला के पास जाती है, जिसके बाद उर्मिला उन तीनों को एक साथ देखकर बहुत डर जाती है। तुम दोनों जिंदा हो? ये कैसे हो सकता है? मैंने ही तो तुम तीनों को मारा था, जिसका पश्चाताप मैं अभी तक कर रही हूँ। हम सब जानते हैं, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तभी वो तीनों प्रेग्नेंट चुड़ैल अपने पेट पर हाथ रखती हैं, जिसके बाद पहली चुड़ैल के पेट से ढेर सारे पैसे निकलते हैं और दूसरी चुड़ैल के पेट से ढेर सारे पकवान निकलते हैं और तीसरी चुड़ैल के पेट से ढेर सारे सोने के गहने निकलने लगते हैं। ये तुम अपने पास रख लो, इससे तुम्हारी सहायता हो जाएगी और तुम अपनी तीनों नई बहुओं से छुटकारा पालोगी। बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने जो किया उसे भूल जाओ और आज के बाद कभी किसी के साथ ऐसा मत करना। अरे हम तीनों ने ध्यान नहीं दिया, शाम होने ही वाली है, हमें जल्दी से जंगल पहुंचना होगा। वो तीनों चुड़ैल जल्दी से जंगल की तरफ जाने लगती हैं, जिसके बाद जंगल पहुंचते पहुंचते वो तीनों चुड़ैल बन जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ उर्मिला उनका पीछा करते करते जंगल में पहुंच जाती है, जिसके बाद उर्मिला को उनकी पूरी सच्चाई पता चल जाती है। हे भगवान, मेरी तीनों बहुएं जिंदा नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी मदद की। तभी अचानक से तीनों चुड़ैलों के पेट में दर्द होने लगता है। उर्मिला से ये सब देखा नहीं जाता, इसलिए वो तुरंत उन तीनों की मदद करने के लिए उनके पास पहुंच जाती है। कुछ ही देर में वो तीनों चुड़ैल अपने बच्चों को जन्म दे देती हैं। आप यहाँ कैसी पहुंची? आपको हमसे डर नहीं लग रहा? चुड़ैल के पूछने पर उर्मिला उन्हें सब बता देती है कि वो कैसे उनका पीछा करते करते जंगल तक पहुंच गई। अगर आज आप नहीं होती तो पता नहीं हम अपने बच्चों को कैसे जन्म देती। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? तुम तीनों तो चुड़ैल हो, तो तुम्हारे बच्चे इंसान के कैसे हो सकते हैं? जो तुमने उन तीनों के साथ किया था, उसका पश्चाताप करने के लिए इन बच्चों को इंसान का रूप मिला है। आज से इन बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैंने अपनी तीनों बहुओं के साथ बहुत ही बुरा किया।
आज अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद वो तीनों जिंदा होती, लेकिन अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए मैं अपनी तीनों बहुओं के बच्चों को अच्छी परवरिश दूंगी। ये सुनकर वो तीनों चुड़ैल बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद उन तीनों चुड़ैलों को मुक्ति मिल जाती है और वो तीनों उस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। मैंगो चोर चुड़ैल। हे भगवान, ये क्या देख रहा हूं मैं? इतनी रात को मेरे बगीचे में ये कौन है? तभी सुरेश अपनी आम के बगीचे के करीब जाने लगता है। देखते ही देखते उसे एक बहुत ही भयानक चुड़ैल दिखाई देती है जो उसके बगीचे के आम चोरी कर रही होती है। अरे दादा, ये तो एक भयानक बहुत चुड़ैल है, लेकिन ये मेरे बगीचे से आम क्यों चोरी कर रही है? इसका मतलब इतने दिनों से मेरे बगीचे से आम कोई इंसान नहीं बल्कि ये भयानक चुड़ैल चोरी कर रही थी। तभी चुड़ैल आम तोड़ते हुए खुद से कहती है, क्या आम है? इतने प्यारे प्यारे रसीले आम खाकर तो मजा ही आ गया। जिंदगी का सबसे बड़ा सुख इन आमों को खाकर ही तो है। ज्यादा से आम तोड़ लेती हूँ, रात भर अपनी गुफा में बैठकर इन रसीले आमों का स्वाद लूंगी। इतना कहकर चुड़ैल एक टोकरी सारे आम भरकर अपनी गुफा में ले जाने के लिए निकल जाती है। अरे, मैंने चुड़ैल को इंसान को खाते हुए देखा है, जानवरों को खाते हुए देखा है, लेकिन पहली बार किसी चुड़ैल को आम खाते हुए देख रहा हूँ। अरे, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। लेकिन ये चुड़ैल मेरे बगीचे से आम चोरी करके कहाँ लेकर जा रही है? मुझे इसका पीछा करना चाहिए। सुरेश चुड़ैल के पीछे पीछे जाने लगता है। देखते ही देखते चुड़ैल जंगलों के अंदर अपनी एक गुफा के अंदर जाकर बैठ जाती है। सुरेश गुफा के एक कोने में खड़ा होकर चुड़ैल को देख रहा होता है। ओहो, तो ये बात है। ये चुड़ैल यहाँ पर आकर बहुत ही आराम से मेरे बगीचे के आम खा रही है। इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरे बगीचे के आम चुराई कैसे? लेकिन अगर मैं इसके सामने गया तो ये तो मुझे मार देगी। इतना सोचकर सुरेश वहां से दुम दबाकर भाग जाता है, जिसके बाद अगले दिन वो गांव वालों को इकट्ठा करता है और उन सभी को गांव में हो रही आम की चोरी के बारे में बताता है। अरे गांव वालों, तुम लोग बेखबर रात को सो जाते हो। तुम लोगों को तो ये भी नहीं पता कि आखिर हमारे गांव में आम की चोरी कर कौन रहा है। अरे भाई सुरेश भाई साहब, अगर तुम्हें पता है कि आम की चोरी कौन कर रहा है तो बता दो ना, इतनी बात को घुमा क्यों रहे हो? अरे ना मुरादो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि हमारे गांव में एक बहुत भयानक चुड़ैल है और वही हमारे गांव के बगीचे से आम चुरा चुरा कर खा रही है। अरे सुरेश भाई साहब, आज सुबह सुबह ही 25 वाला संतरा पी लिया क्या, जो नशे की हालत में कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हो? अरे मैं नशे की हालत में नहीं हूँ, बिल्कुल अपने होश में हूँ। जरा मेरा मुंह सूंघ कर तो देखो, तुम्हें कहीं से दारू की स्मेल आ रही है? अरे, इसके दिमाग की बत्ती खिसक गई। कोई चुड़ैल भला आम थोड़ी ही खाती है। अरे, चुड़ैल तो इंसानों को खाती है, उनका गोश्त खाती है और ना कुछ मिले तो जानवरों को ही खा जाती है। अरे, चुड़ैल का आम से क्या ताल्लुक होगा? अच्छा, तो ये बात है, तुम लोग मेरी बातों का विश्वास नहीं मान रहे हो। ठीक है, आज मैं तुम्हें चुड़ैल को आम चोरी करते हुए दिखाई देता हूँ, जिसके बाद तुम्हें मेरी बातों का विश्वास होगा। सुरेश की बात सुनने के बाद गांव के सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। देखते ही देखते रात होने लगती है। रात होते ही सुरेश सभी को अपने घर में इकट्ठा कर लेता है, जिसके बाद आधी रात के समय चुड़ैल फिर से सुरेश के बगीचे में आम चोरी करने आती है, जिसके बाद सुरेश के साथ साथ गांव के सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे, ये तो सच में चुड़ैल है, और देखो तो सही कितने मौत से आम खा रही है। मुझे तो इस चुड़ैल को देखकर बहुत डर लग रहा है। जरा इसके भयानक दांत तो देखो, बिल्कुल आरे की तरह चल रहे हैं। इस चुड़ैल ने तो पूरे धुर्राटे काट रखे हैं। हाँ, अब तो हो गया ना मेरी बातों का विश्वास। कब से मैं तुम लोगों को कह रहा था कि इस गांव में एक चुड़ैल आती है और हम सभी के बगीचे से आम चोरी करके ले जाती है। लेकिन अब इस चुड़ैल को यहाँ से भगाए कैसे? ये तो बहुत ही भयानक है। अगर इसके सामने गए तो ये तो आम की तरह हमें भी कच्चा चबा जाएगी। अरे मूर्खों, चुड़ैल को केवल एक ही इंसान भगा सकता है, और वो है अघोरी बाबा। हमें अघोरी बाबा को बुलाकर लाना होगा। अब वही इस चुड़ैल को हमारे गांव से निकाल सकते हैं। वो सभी आपस में बात कर ही रहे होते हैं, इतने में चुड़ैल उन सभी को देख लेती है, जिसके बाद चुड़ैल उन्हें देखकर उनके पास आती है और उनसे कहती है, क्या बात है गाँव वालों, आज तुम भी मेरी तरह आम के मजे लूटने आए हो। लेकिन ये सभी आम तो मेरे हैं
और इनमें से मैं एक भी तुम लोगों को नहीं दूंगी। अरे चुड़ैल, तू हमारे गांव में आमों को चोरी करके क्यों खा रही है? बोला बोला, मुर्दा भी कफन फाड़ कर बोला। अरे अगर मैं चोरी करके खा रही हूँ तो इसमें तुझे क्या दिक्कत है? तेरे आम थोड़ी ना चोरी करके खा रही हूँ। अरे चुड़ैल, तू शकुंतला बहन के नहीं, लेकिन तू मेरे बगीचे के आम तो खा रही है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इसी बगीचे में मैं अपना घर गुजारा करता हूँ। मेरे बगीचे को छोड़ दे। बड़ी ही मेहनत करके मैंने अपने बगीचे में आम उगाए हैं। ये बगीचा मेरा है और इसमें सारे के सारे आम भी मेरे हैं। इसमें से मैं एक भी आम नहीं छोड़ूंगी, सारे के सारे मैं ही खाऊंगी। और अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल सभी को मारने ही वाली होती है कि इतने में वहां पर एक अघोरी बाबा पहुंच जाते हैं, जो चुड़ैल को काबू में लाने के लिए एक मंत्र का जाप करने लगते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंत्रों से चुड़ैल तड़पने लगती है, जिसके बाद चुड़ैल अघोरी से कहती है, अरे बुड़बक्का नाती, यहाँ क्या कर रहा है? अरे इस मंत्र को बंद कर, इससे मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तभी सुरेश अघोरी बाबा के पैरों में जाकर गिर जाता है और उनसे कहता है, शुक्र है बाबा, आप सही समय पर आ गए, नहीं तो ये चुड़ैल आज हम सभी को मार ही देती। चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अघोरी के बच्चे, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। चुड़ैल अपनी शक्तियों से अघोरी बाबा के ऊपर वार करने ही वाली होती है। इतने में अघोरी बाबा दोबारा से मंत्र का जाप करने लगते हैं, जिसके बाद चुड़ैल बहुत ही कमजोर पड़ जाती है। तभी अघोरी बाबा चुड़ैल से पूछता है, पता चुड़ैल, कौन है तू और यहाँ इस गांव के लोगों के आम चोरी करके क्यों खा रही है? रुक जाओ, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। कुछ समय पहले की बात है, मैं इस गांव में रहा करती थी। गांव वाले मुझे पागल पागल कह के बुलाया करते थे। बचपन से ही मेरा दिमाग थोड़ा कमजोर था और मैं जैसे जैसे बड़ी हुई, मेरा दिमाग फिर भी बच्चों की तरह ही काम किया करता था। एक दिन मैं आम के बगीचे के पास आकर खड़ी हो गई। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी थी, तो मैं उसमें से एक आम तोड़कर खा रही थी। तभी बगीचे का मालिक आ गया और उसने मुझे देख लिया, जिसके बाद उसने बिना सोचे समझे ही मुझे मारना शुरू कर दिया। उसकी मार की वजह से मेरी मृत्यु हो गई और मैं तब से चुड़ैल बनकर इन बगीचों में भटक रही हूँ और आम चोरी करके खाती हूँ। ये तो तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन जो भी कुछ हुआ है वो अनजाने में हुआ है, इसलिए तो इन गांव वालों को छोड़कर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जा। नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये गांव मेरा है और इस गांव के अंदर उगने वाले सभी आम भी मेरे हैं। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, इसका मतलब तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। इतना कहकर अघोरी बाबा अपने झोले से पवित्र गंगा जल निकालते हैं और चुड़ैल के ऊपर छिड़क देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल वहीं जलकर राख हो जाती है और गांव वालों को चुड़ैल से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। कानपुर के छोटे गांव में बेहद डरावनी चुड़ैल उस गांव के लोगों को मार रही थी। तभी एक आदमी कहता है, प्लीज छोड़ दो मुझे, जाने दो। तू जानता है ना, मैं तेरी मौत हूँ और तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, तो कैसे छोड़ दूं? ये कहते ही चुड़ैल उस आदमी को मार डालती है। आखिर वो चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही थी और लोगों को क्यों मार रही थी, जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। आद्विक और विवेक थोड़े नशे में धुत थे। तभी विवेक के पास एक फोन आता है। अरे बेटा, तू भूल गया क्या? आज तेरी हल्दी है, तुझे कानपुर के लिए अभी निकलना होगा क्योंकि कल तेरी शादी है। हाँ माँ, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, आद्विक के साथ निकल जाऊंगा, आप दूसरी गाड़ी से आना। हाँ, जल्दी पहुँच। क्या बात हुई? आंटी जी क्या कह रही थी तुझसे? अरे मेरी हल्दी की रस्म यहाँ नहीं होगी, अब हमें कानपुर जाना पड़ेगा, यानी कि मेरी ससुराल, और तुझे भी मेरे साथ चलना पड़ेगा वहाँ पे। अरे ये क्या बोल रहा है तू? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पर। अरे पर क्यों नहीं जा सकता? बस मैं नहीं जाऊंगा कानपुर। ठीक है, अगर तू नहीं आया तो मैं घोड़ी नहीं चढ़ूंगा, मैं शादी भी नहीं करूंगा। तू आएगा तो ही करूंगा, वरना नहीं करूंगा। अब तू बता, कानपुर चलेगा या नहीं चलेगा?
विवेक की बड़ी आंखें गुस्से की शक्ल को देखकर आद्विक उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और एक गहरी सोच में पड़ जाता है। वहीं दोनों गाड़ी में बैठकर अपना सामान रख लेते हैं और कानपुर के लिए निकल जाते हैं। ड्राइवर गाड़ी चलाता है और दोनों कार में सो जाते हैं। 3-4 घंटे के सुनसान रास्तों को पार करते हुए आखिर वो कानपुर के छोटे से गांव में पहुंच जाते हैं। ड्राइवर के जोर से ब्रेक मारने पर दोनों को धक्का लगता है और वो उठकर कहते हैं, अरे ड्राइवर आराम से चलाओ ना गाड़ी। अरे साहब, गाड़ी के नीचे पत्थर आ गया था इसलिए आपको धक्का लग गया, और वैसे भी आपका एड्रेस आ चुका है। क्या इतनी जल्दी हम पहुंच भी गए? ये बोलते ही ड्राइवर उनका सामान निकाल देता है। कार से बाहर आकर वो दोनों बड़ा खुश होते हैं, लेकिन अब आद्विक के चेहरे पर 12 बजे होते हैं और वो अपने मन में कहता है, यहाँ मैं आना नहीं चाहता था, फिर भी मुझे आना ही पड़ा, लेकिन मैं ज्यादा देर रुकूंगा नहीं यहाँ पे। अरे तू यहाँ क्यों खड़ा है, चल ना। हाँ आता हूँ। अरे बेटा, तू आ गया? तुझसे पहले तो मैं ही पहुंच गई। कितनी देर से आया है तू? चलो दोनों अंदर आओ अब। ठीक है माँ। कुछ ही देर में विवेक की हल्दी की रस्म हो जाती है। सब सो रहे होते हैं, तभी सोते वक्त आदमी के चेहरे पर बहुत पसीने आते हैं और उसके कानों में एक डरावनी आवाज आती है। आखिर आ गया ना तू, कब से इंतजार था तेरा, लेकिन अब तू यहाँ से बच के कहीं नहीं जा सकता। वो डरावनी घूंघट में चुड़ैल उसके धीरे धीरे करीब आकर उसका गला पकड़ने वाली ही होती है कि इतने में डर के मारे आद्विक उठकर बैठ जाता है और जोर से सांस लेता है। नहीं 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 आ सकती मेरे पास, मेरा भ्रम है, उसे तो मैंने दूर कर दिया था। अरे क्या हुआ यार, तू इतनी जोर से चीखा क्यों? सब ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, चल सो जा। इस तरह दोनों सो जाते हैं। सुबह के 5 बजे विवेक को एक आदमी उठाकर जबरदस्ती अपने साथ जंगल में टहलने के लिए ले जाता है, जहां उसके बढ़ते कदमों के साथ चुड़ैल की डरावनी आवाज आती है जो उसे पुकारती है। अद्विक, अद्विक, मेरे प्यारे अद्विक, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे पास आओ। अरे विवेक, तू इतने टाइम मुझे लेकर यहाँ क्यों आया? पागल है क्या? मुझे डर लग रहा है। क्या तुझे कोई आवाज सुनाई दे रही है जो मुझे पुकार रही हो? अरे नहीं यार, तू पागल हो रहा है, मैंने तो कुछ नहीं सुना। अच्छा सुन, मैं तालाब से पानी पीकर आ रहा हूँ, तू यहीं जब तक टहलता रही हो, ठीक है? अरे मुझे अकेला छोड़कर मत जा यार। आद्विक उसे रोकता है, लेकिन विवेक उसकी बात नहीं सुनकर चला जाता है। आद्विक उसे बहुत रोकता है, लेकिन विवेक उसकी एक बात नहीं सुनता और चला जाता है। आद्विक धीरे धीरे चलता है कि तभी उसे फिर से कोई आवाज आती है। अद्विक, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारी दिलरुबा। कौन है यहाँ? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? कौन हो तुम? क्यों मुझे बार बार पुकार कर परेशान करती हो? इतनी आसानी से तूने मुझे भुला दिया। मैं तेरी मौत हूँ, तेरी मौत जो तेरे सर पर मंडरा रही है। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अब तूने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुझे कैसे छोड़ दूं? और कितना बचकर भागेगा यहाँ से? एक दिन तो तुझे यहाँ आना ही था। शनाया, तुम यहाँ कैसे? तुम तो मर चुकी थी। ये बोलते ही चुड़ैल जैसे ही उसके पास आती है तभी वो भाग जाता है। भागते भागते वो उसी जगह पहुंच गया जहां विवेक की शादी की तैयारियां चल रही थी। सभी लोग वहां मौजूद थे। तभी वो घबराता हुआ सबके बीच में से कमरे में जाकर छुप गया। फिर जोर जोर से चुड़ैल उसके कमरे के बाहर दस्तक दे रही थी और फिर वो तोड़कर दरवाजा अंदर आ जाती है और कहती है, मैं तेरी मौत हूँ, देख ले मुझे। जान तो तू गया ही है मैं कौन हूँ, और तुझसे बदला लेने आई हूँ। कोई बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ, फिर सब मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। गांव के सभी लोग और विवेक भी उसे देख रहा था। एक काली चुड़ैल, छोड़ मेरे दोस्त को, चली जा, क्यों इसके पीछे पड़ी है तू? तू हम दोनों के बीच में मत आ। तुझे पता भी है ये कौन है? पति है मेरा, और मैं इसकी मौत बनकर वापस लौटी हूँ। अगर हम दोनों के बीच कोई भी आया तो मैं तुझे और तेरे घर वालों को भी मार डालूंगी। इसका बदला ले रही हो? और तुम इसकी पत्नी कैसे हो सकती हो? इसकी तो आज तक शादी ही नहीं हुई। इसकी शादी हो चुकी है मेरे साथ। मैं बताती हूँ पूरी कहानी। 2 साल पहले ये इस गांव में आया था। एक दिन मुझसे खेतों में मिला और इसने मुझसे बातें की।
हम दोनों को एक दूसरे में दिलचस्पी हुई। इसे मैं अच्छी लगी और उसके बाद हम दोनों दोस्त हो गए। हम दोनों ने खूब एक दूसरे से बातें की। मैं तो इसे चाहने भी लगी थी। फिर एक दिन बहुत ज्यादा बारिश होने पर मुझे इसके साथ एक झोपड़ी में रुकना पड़ा। झोपड़ी से बाहर निकलना नामुमकिन था। तभी मैंने कहा, आद्विक जी, अगर आप यहाँ से बाहर गए तो आपको तेज बुखार पड़ जाएगा। हमें यहाँ बारिश के रुकने का इंतजार करना होगा। ठीक है, और कर भी क्या सकते हैं। दोनों बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं। अगले दिन गांव वाले उन्हें झोपड़ी में एक साथ देखकर गलत धारणाएं प्रस्तुत करते हैं, जिसके बाद दोनों की एक दूसरे के साथ जबरदस्ती शादी करवा दी जाती है। आद्विक जी, ये शादी भले ही गलत तरीके से की गई हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आद्विक प्रीता का हाथ जोर से झटक देता है और चिल्लाकर कहता है, Have you lost it your mind? मैं शादी को नहीं मानता। मैं तुम्हें अपनी बीवी भी नहीं मानता। मैं आज ही अपने शहर वापस जा रहा हूँ। ये बोलते ही आद्विक उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और जंगल के रास्ते से एक कुएं के पास ले जाता है, जहां उसे उस कुएं में फेंककर शहर चला जाता है। उस दिन से मेरी आत्मा भटकने लगी। जब तक मैं इसे मारकर बदला नहीं लूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। ये बोलते ही चुड़ैल आद्विक को पूरे गांव वालों के सामने बड़ी बेरहमी के साथ मारकर उसके खून से अपने आप को रंग लेती है, जिसके बाद उसकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए वहां से चली जाती है।